नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोनामक्स पानीपत हरियाणा से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज फिर सोमवार, इस खूबसूरत से मंच देवशील पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज फिर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खूबसूरत अपने मेहमान से। हम यहाँ जिस भी शख्स को लाते हैं, वो शख्स नहीं शख्सियत होते हैं। अपने आप में मील पत्थर हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर हमें ज़िंदगी के तजुर्बों का पता लगता है। कि तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, दीदार का फकत कर कतरा अता तू मुझको, मासूम हसरतों का इतना सा है तकाजा, रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको, रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको। आप हमें अपनी शरण में रखें, अपने रहमो करम में रखें, आपकी नेक निगाह हम पर पड़ती रहे और हम यूं ही कुछ लिखते रहें, जन जन तक पहुंचते रहें। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, उनका नाम है आशीष सक्सेना। आप कंपनी में जीएम हैं। बाकी की कहानी, बाकी की बातें हम उनके मुंह से ही सुनेंगे। उनको बड़े अदब के साथ, बड़े प्रेम के साथ मैं इस मंच पर निमंत्रण देती हूँ। अगर आप बैक स्टेज हैं तो रश्मि जी, आप कृपया उन्हें ऑन स्क्रीन लाएं। हम स्वागत करते हैं आज के हमारे आदरणीय मेहमान का, जिनका नाम है आशीष सक्सेना जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शायद किसी नेट की प्रॉब्लम की वजह से आप शायद अभी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आपका इंतज़ार करते हैं कुछ एक पलों के लिए। तब तक मैं आपको जोड़ती हूँ खुद से। क्या कहूँ इनके बारे में कि कंपनी में जीएम तो है ही और ये प्रकाश तखल्लुस लिखते हैं। प्रकाश यानी रोशनी फैलाना। रोशनी मोहब्बत की, रोशनी गज़लों की, रोशनी गीतों की, रोशनी डायलॉग्स की, रोशनी फ़िल्म में। ये फ़िल्म भी लिखते हैं, स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं और प्रकाश तखल्लुस इन्हें इनके पिता से मिला है। अक्सर घरों में जब शायरी का माहौल होता है, तो माता-पिता हमें इससे दूर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोगों का मन पढ़ाई से ना हटे। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं था। आपके पिताजी भी उर्दू के एक अच्छे लेखक रहे हैं। आपने अपने समय में एक साहित्यिक संस्था की स्थापना की और इस साहित्यिक ये जो संस्था है वो प्रतिवर्ष साहित्यिक लिटरेरी फेस्टिवल मनाती है, जिसमें कई युवा लोग जो हैं वो आते हैं। इस तरह से आप कई युवा लोगों को मंच देते हैं, उन्हें स्टेज देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कठिन अनुभवों का पालन किया है, बहुत कठिन अनुभवों को झेला है। लेकिन सभी कठिन प्रभावों को अपने ऊपर आपने हावी नहीं होने दिया और सहज भाव से आप अपनी लेखनी को चलाते रहे। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, हम आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप जैसे लोगों का दर्शक दीर्घा में होना, इस कार्यक्रम की सफलता की कसौटी अपने आप ही बन जाता है। अलका शर्मा जी अभी भी मेरे साथ थी, अब फिर से मेरे साथ हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं। बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं मृत्युंजय जी, आप भी हर प्रोग्राम में लगभग जुड़ते हैं मेरे साथ। आपका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय आशीष सक्सेना जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत। जैसा कि आपके लोगो में भी हमें दिख रहा है 5 मिलियन व्यूअर्स, क्या बात है, क्या बात है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई आपको। तो ये सब देख के मेरे ज़हन में बस यही आता है कि पाखी ने आकाश में जब भी भरी उड़ान, पाखी ने आकाश में जब भी भरी उड़ान, छाया सूरज ने करी नीचे झुका जहान, छाया सूरज जब ने करी नीचे झुका जहान, और जब प्यासे के आ गई अधरों पर मुस्कान, पानी पानी हो गया सारा रेगिस्तान। जब प्यासे के आ गई अधरों पर मुस्कान, पानी पानी हो गया सारा रेगिस्तान। ऐसा ही कुछ आपका व्यक्तित्व रहा है। आपको हम ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आशीष तमाम जी। दर्शक जो देवशील मेमोरियल के पटल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको सबसे पहला बहुत प्यार भरा अभिनंदन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़रूर दिल्ली में नहीं हूँ इस वक्त,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग के बहुत करीब हूँ और आप लोग को बहुत याद कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे मित्र इस पटल के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो असल जिंदगी में भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मृत्युंजय जी हैं, आपने भी नाम जी लिया, बहुत ही कर्मशील व्यक्ति है। आप सबका जी स्वागत है। और आपने मेरी तारीफ में बहुत कुछ कहा। मैं बता दूं कि ये नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसी बात होगी। आप जो जो शख्सियत मेरे सामने बैठी और मुझे इंटरव्यू कर रही है, वो स्वयं इतनी बड़ी है, जिसके बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा हर्ष अनुभव हुआ। मुझे लगा कि ये एक अच्छा माध्यम रहेगा जहां मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ पाऊं। आप राष्ट्रपति सम्मान के साथ भी सम्मानित हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं कि अ, मैंने कल ही ये लिखा था कि बहुत कुछ खो ना जाए, इसलिए जो होता है हम उसका हम्म, कभी कभी आनंद नहीं ले पाते हैं, खोने के डर से जी होने के जी, लुत्फ को हम कम कर देते हम्म, हैं। तो मेरे बेशक। पास जो है इस वक्त वो बहुत प्यारा है। वो आप सबका साथ है, आप सबका दुलार है। और आप सब इसी प्यार के साथ मुझे जब बुलाते हैं तो बस अपने आप ही मैं आनंदित होकर आप सबके बीच में आ जाता हूँ, और यही आशीष का प्रकाश है। बेशक, हमने सुना था, बेशक ये विनम्रता ही है कलाकारों की या आपकी, कि जिससे आप अपने सुनने वालों के, अपने चाहने वालों के दिलों तक पहुँच जाते हैं। और वही उनकी मोहब्बतें हैं जो हमें आशीष सक्सेना से आशीष प्रकाश बनाती हैं। दिखने में ये जितना छोटा-सा सफ़र है, ये उतना लंबा सफ़र हमें ये बड़ी आसानी से तय करवा देते हैं। ये वही लोग हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। इस रात के समय भी जो हमें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का, सच। दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए, मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ सीधा-सीधा। सबसे पहला सवाल मेरे ज़हन में यही आया कि आपका तख़ल्लुस प्रकाश, ये कैसे हुआ? और किसके कहने से आपने खुद से चुना या किसी के कहने से ये आपने तखल्लुस लगाया? राजपाल यादव जी, आपका स्वागत राजपाल दादा, आपको प्रणाम सबसे पहले। और एक छोटा सा मुक्तक कहता हूँ, फिर इस बात की बात रखता है। हूँ कि ये जी, कहाँ से जी, आया। स्वागत, स्वागत, स्वागत। कि बड़ी दिलचस्प सी है बात, उतनी ही पुरानी है। हुँ, अदब के हर्फ ये मेरे बुजुर्गों की निशानी है। क्या बात है! वाह, वाह! ये सब कहते हैं मेरी बोलियों से फूल झड़ते हैं। शुक्रिया। ये सब हुँ, कहते हैं मेरी बोलियों से फूल झड़ते हैं। मेरे लहजे की ये तहजीब पूरी खानदानी है। आहा! क्या बात है! वाक़ई। तो मैंने इसलिए ऐसा कहा सोनम जी, क्योंकि ये प्रकाश जो नाम है, वैसे तो ये एक चार मात्रिक शब्द है। ज्यादातर मैंने दो लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि भाई तखल्लुस में ना इतनी बड़ी मात्रा का शब्द नहीं रखना चाहिए, हुँ, वरना आप अपने मक्तों में आप अगर आप गजल कह रहे हैं तो आप मक्ता सही से नहीं कह पाते हैं। तो मैंने इस बारे में पता किया, मुझे पता चला कि बहुत ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आप अगर गजल कहें तो उसमें मक्ता कहें। अब बात मक्ता आती है कहें हम। वापस प्रकाश के ऊपर। मेरे पिताजी का नाम महेश चंद्र सक्सेना और घर का नाम उनका था प्रकाश। तो पापा का जो एक अंदाज बयां था उर्दू का, वो बड़ा अलग था, बड़ा जैसे कहते हैं मुख्तलिफ सा था। तो हमारे जी, घर जी। में कभी लाइट चली जाए तो पापा अपने शेर व शायरी के अंदाज में शुरू हो जाते थे। उस जमाने में हुँ, हमको पता है, अब तो ये बैकअप बैकअप का जमाना है। हम जो हुँ, 82 83 84 के जो किड्स हैं, हमने वो दौर हुँ, हुँ। देखा है, हमने एक पूरी दुनिया देखी है बदलते हुए। तो एक बड़ा अच्छा शेर पढ़ते थे पापा, कि ये उनका खुद का शेर है। और वो जो जहां पे कहीं भी हो उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, कि गरीब अच्छे हमेशा। जो फर्श खाक पे बेखौफ सोते हैं, गरीब आहा! अच्छे जो फर्श खाक पे बेखौफ सोते हैं, हवस के बिस्तरों पे ना ताजदारों को नींद आए। क्या तो बात है सर! क्या, बहुत तो खूबसूरत। जब मैंने लिखने की एक औपचारिक शुरुआत करी, दरअसल पापा को खो चुका था मैं हुँ, 2017 में। और उसी टाइम पे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हुआ कि अंदर से अंतरात्मा बोलने लग गई कि कुछ लिखा जाए। तो मैंने हुँ, आशीष प्रकाश इस नाम को अपने साथ अपनाया। ये अपना वाकई बड़ों की, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो जितने हमारे साथ और जो बड़े लोग हैं, जैसे कुंवर दादा का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, कुंवर बेचैन दादा का, जी, मासूम गाजियाबादी साहब का आशीर्वाद रहा। मैं कुमार विश्वास जी के साथ संगत कर चुका हूं। तो
क्या हुआ कि इनका जब आशीर्वाद साथ में रहता है तो कोई भी आप नाम लें, और वो नाम जब आपके पिता का नाम हो तो वो और उसको आगे बढ़ाता है। तो बेशक। वही बात है कि हम जो जो भी हम कहते हैं, वो एक्चुअली वो शब्द जो होते हैं, दरअसल वो शब्द मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत वो शब्द आपके जहन में डाल रही होती है, और वो आपकी कलम के हाथों, आपके आपके हाथों के द्वारा बस उनकी रचना होती है। तो बस मुझे ऐसा बेशक। लगता है ये गुरु का आशीर्वाद है। तो ये ऐसे इस तखल्लुस की शुरुआत हुई। तो बहुत खूबसूरत ये तखल्लुस, ये प्रकाश आपकी कलम पर और आपकी जीवन पर हमेशा यूं ही प्रकाशित आपके रास्तों को करता रहे। और बहुत खूबसूरत सा आपने जवाब दिया कि बेशक जब इन बड़े लोगों का हम पर आशीर्वाद रहता है, स्नेह आशीष रहती है, एक निगाहें रहती हैं हमारे ऊपर सुख से भरी हुई, आशीर्वाद से भरी हुई, तो हमारा जीवन खुद ब खुद प्रफुल्लित होता चला जाता है। और बहुत अच्छी आपने बात कही। और दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग जुड़े हैं, क्योंकि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, तो आप सब हैं, सच। तो हमारे यहाँ होने का कोई औचित्य है। राजेश प्रभाकर जी हमें नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार। सोहन लाल शर्मा जी बहुत बहुत आपको नमस्कार। मृतंजी जी आपका आपको बहुत बहुत नमस्कार। राजपाल यादव जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का हीरो बधावनी जी आपका नमस्कार। हरीश शुक्ला जी आपको नमस्कार और स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। रश्मि अभ्या जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो आप यूं ही बने रहें और इसको बांटते रहें, ताकि जितना भी हम ज्ञान यहाँ लेते हैं, जितनी भी बातचीत हम यहाँ करते हैं, वो सबके दिलों तक, सबके कानों तक पहुंचती रहे। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से थी, कैसे थी, और आपका बचपन कैसा था? उसमें आपको पढ़ने लिखने का इस टाइप का शौक था, इस टाइप की राइटिंग्स का कैसा था आपका बचपन, उसके बारे में जानना सोनम जी, चाहती जब आप किसी शायर से बात कर रही होती हैं तो कहीं ना कहीं हूँ। जी। हर सवाल के जवाब में अपना एक शायराना अंदाज जरूर खोज लेता है। तो आपके जी। सवाल का जवाब एक छोटे से एक मजाहिये से, एक दोहे से दूंगा कि बिल्कुल स्वागत। कि ज़बां पे खड़ी बोली, चेहरे पे नूर लिए चलता हूँ, घूमूं हम्म। चाहे जितना देश विदेश, थोड़ा कानपुर लिए चलता हूँ। तो क्या हमारा बात है। जो बचपन है हमारा जो बचपन है कानपुर की तंग गलियों में गुजरा है, उन छोटी जी जी। गलियों में गुजरा है, सीसामऊ बाजार की। तो जब भी हमारी जो लेखनी रही है, जितना भी आप उसमें देखेंगी, बहुत कुछ अंदाज जो है एक छोटे शहर के इश्क का मिलता है, एक छोटे शहर की मिजाजियत का मिलता है। तो जो छोटे शहर की मिजाजियत होती है ना, वहां पर सपने देखने के बहुत समय होता है। जब आप छोटे जी शहर में पले बड़े होते हैं तो आपके पास सपने देखने का बहुत, और आप देखेंगे जी। कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बड़े शहरों के साथ, क्योंकि आज मैं बड़े शहर में ही स्थापित हूँ, जी जी जी। मेरे बच्चे यहीं, मेरी अगली पीढ़ी यहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटे शहर की जो एक रूहानियत होती है वो आपके साथ जिंदा दिली के साथ चलती है। एक आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं। मैं एक बार एक कैब कर रहा स्वागत था, है। तो कैब कैब हम्म वाला जो है कैंसिल कर रहा था, तो मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा कि क्यों कैंसिल कर रहे हो। कहता है सर आपको हम्म कहाँ जाना है, मैंने कहा रेलवे स्टेशन। तो कहता है हम्म नहीं सर मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो मैंने उससे कहा, हम्म। मैंने कहा एक काम करो, तुम कहाँ जा रहे हो ये बता दो, मैं वहां चल लेता हूँ। तो वो हंसने लग अच्छा। गया, तो वो फिर मान गया। तो मैं एक वो बता रहा हूँ, जो हमारा जो एक छोटे शहर का जो अंदाजे बयां होता है, हर एक से दोस्ती अंदाजे। करना, हर एक से मिलते चलना, जी जी जी। इससे बिगड़े काम भी बन जाते हैं, इससे बिगड़े काम भी बन जी जाते हैं। तो एक छोटी सी बात मैंने आपको किस्सा बताया। तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कानपुर में हुई, और कानपुर में एक बहुत पुराना स्कूल है, हडर्ड हाई स्कूल, हम्म, जहाँ पे जो अंग्रेजों के जमाने का स्थापित है, वहां जी से हमारी शिक्षा रही। और क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल था, हिंदी के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ फिर भी थी हमारी, क्योंकि हमारी जो जी। हिंदी की जो टीचर थी, अभी अभी मैंने देखा बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, पुनीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जी आप जी जुड़े इस जी। के साथ। तो हमारी जो टीचर हैं, आज भी वो उनके साथ मैं बात करता हूँ, हर 5 सितंबर को उनको फोन करता हूँ। डायल मैम नाम है उनका, डेविड सर डायल, ये हमारी हिंदी के टीचर्स थे, और क्या परिपक्व जी हिंदी जी। बोलते थे, क्या बहुत परिपक्व भाषा, परिपक्व थी। बेशक क्या बेशक। परिपक्व भाषा के ऊपर पकड़। मैं आज भी कहता हूं कि जो आपका तलफ्फुज है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, अगर वो सही है, तो मुझे लगता है इस दुनिया में हर भाषा को आप प्यारा बना सकते हैं। हिंदी और बेशक। उर्दू दोनों ही इतनी प्यारी भाषाएं बन जाती हैं अगर आपका तलफ्फुज हम्म सही है। मैं आपको हम्म। मिसाल के तौर पे एक बात बताऊं कि एक जी उर्दू में एक शब्द है जलील।
जी और उर्दू का ही दूसरा शब्द है जलील। जब जी। जा में आपका ये नुक्ता जुड़ जाता है तो जा बन नुकसान। जाता है। जलील आप किसी जी को बोल दें वो बुरा मान जाएगा, क्योंकि आप उसको जी उसको नीचा दिखा रहे हैं। और जी जलील जी। जब आप बोलते हैं तो आप उसका दर्जा बढ़ा रहे हैं। एक नुक्ते से कितना हम्म, फर्क हो जाता है। तो आपका कितना प्रोनाउंसिएशन फर्क। जो है, जो आपका उच्चारण है, वो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो कानपुर की देन है। वो मेरे उस शहर की देन है कि हमने उच्चारण के ऊपर बहुत काम किया। मेरी माँ जो है वो संस्कृत की टीचर रही हैं और संस्कृत में अरे एमए वाह। है। तो संस्कृत की हिंदी की जो भाषा शैली है वो माँ की तरफ से आ गई, और उर्दू की जो भाषा शैली उर्दू है वाले वो का। पिता की तरफ से आ गई। क्या बात तो है, क्या बस इस बात है, तरह तो आपको तो विरासत में मिला सब, क्या बात है। देखिए वही बात है कि विरासत में कुछ होता नहीं है। ये हमारी एक हम्म बड़ी एक मुझे बात याद आती है। एक बड़ा अच्छा शेर है किसी बड़े शायर का, कि वो हम्म जो दूसरों से कहलवा के गजल लाते हैं, ज़बां हम्म। खुले तो तलफ्फुज में मात खाते हैं। तो सही बात है, सही बात है। तो बस कब बात तक, इतनी कब सी तक। है। हम्म तो हमारी जो भाषा की जो शैली है, जो हमारी मादरे जबान है, वो हमेशा उसकी जो मिठास है वो तभी बनी रहेगी जब वो आपने खुद उसके ऊपर प्रैक्टिस करी हो। तो प्रैक्टिस की। निसंदेह निसंदेह माँ की तरफ से मुझे जो संस्कृत का ज्ञान मिलता है। अभी मेरी किताब हम्म आई है त्रेता, जिसमें पूरा हम्म। रामायण का कुछ चरित्रण है। तो उसमें से बहुत सारी अरे चीजें हैं जो मैंने पापा से सुनी है, जो मैंने मम्मी से सुनी है, जो मैंने अपने पूज्य दादाजी से सुनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कहानियां हैं, उनका कहानियों का सारांश पता था, तो बस वो किताब के रूप में उतर आया त्रेता। और आप सबकी दुआओं से मैं सभी दर्शक गण को बता दूं कि आज उस किताब को 500 कॉपियों से ऊपर उनकी बिक चुकी हैं। और आप क्या सबका बात है। यश। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। उमंग जी बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय जी बहुत 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 बहुत। शुक्रिया जी। बेशक आप सही कह रहे हैं। तो आपकी इस किताब के लिए तो फिर मेरे जहन में यही बात आती है कि तेरा दरिया तेरा तूफान तेरा सागर तेरी मौज, जिस जगह चाहो वहीं साहिल बना सकते हो तुम। मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हो, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकते हो तुम। हाँ क्या मगर बात है, फिर भी वाह शहर वाह 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 झिलमिला सकते हो तुम। वाह तो वाह आप वाह। यूं ही झिलमिलाते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसके साथ मैं कुछ एक नाम ले लेती हूँ फिर से। मृत्युंजय कुमार जी लगातार जुड़े हैं। रश्मि अभय जी आपको बधाई दे रही हैं। राजेश प्रभाकर जी रश्मि जी के चयन की तारीफ कर रहे हैं कि जिनको वो हमारे साथ लाई हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया। उमंग मैं सरीन इस जी बारे जुड़ी में हैं। इस बारे में भी कुछ कहूंगा कि रश्मि जी का मेरे पास जब जी फोन आया, तो जी जी रश्मि जी के साथ मेरी पहली वो वार्तालाप थी। मैं उससे पहले उनके साथ रूबरू नहीं हुआ था। और पिछले जी अभी जी। कुछ समय से मैं व्यावसायिक कारणों की वजह से, जैसा आप सबको पता है, मैं इस वक्त बैंगलोर में हूँ। तो हम्म। पुनीत मेरे दोस्त हैं, लिख रहे हैं त्रेता, एक अद्भुत पुस्तक है। बहुत बहुत शुक्रिया बेशक। पुनीत। तो जब रश्मि जी का फोन आया तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैं तो बड़ा ही एक छोटे किरदार का व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका किरदार हम जानते हैं, हम समझेंगे उसको। तो रश्मि जी का ये एक मोहब्बत भरा अंदाज था। मैं बहुत बहुत जी जी। शुक्रिया आपका करता हूँ रश्मि जी, कि बेशक। आपने मुझे आज इतने बड़ी व्यक्तित्व के साथ साक्षात्कार करवाने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हम मैं रश्मि जी बातचीत का। कर रहे हैं और साक्षात्कार तो मैं इसको इसीलिए ही नहीं कहती हूँ कि हम बातचीत करेंगे, ताकि हम चर्चा करते रहें। आपकी हमें कैसे पता चलता आपकी इस किताब के बारे में, या मैं भी आपसे कैसे मिल पाती। जैसे आप राजपाल यादव जी से मैं कई बार मिल चुकी हूँ, मृत्युंजय जी से मिल चुकी हूँ, सभी को मैं जानती हूँ, आप भी इन्हें जानते हैं। हमारी कॉमन फ्रेंड्स है, इसके बावजूद भी हम अभी तक आपस में नहीं मिले थे। तो इसका श्रेय बिल्कुल। भी रश्मि जी को जाता है, इसी बहाने की हम भी एक साथ बैठे हैं। और बचपन की कोई आपको किस्सा याद आया हो, कोई शरारत, कभी आपकी पिटाई हुई हो, ऐसी बात, या कोई भी शरारत बचपन की आप हमें अपनी सुनाए, बचपन का कोई किस्सा बताएं। उमंग सरेन जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बचपन के किस्सों की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे पिटारे खुल जाएंगे। तो एक एक वो सुना होता दीजिए जो सबसे इंटरेस्टिंग हो। तो इंटरेस्टिंग तो सच ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अपना बचपन सभी को याद आता है, सभी को अच्छा लगता है। जी एक जी छोटी सी मैं आप लोग को बात बताता हूँ। वो थोड़ी सी साहित्य से जुड़ी हुई है। ये करीब मैं 7th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा, छठी क्लास में था या 7वीं क्लास में था। तो कुछ लेखन प्रतियोगिता वगैरह हो रही थी। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट, आज मैं जितना स्टेज पे दिखता हूँ, जितना मुखर हूँ, इतना मुखर मैं पहले कभी नहीं था। तो मैं पीछे, हमेशा जी। पीछे रहता था। मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता था।
तो कुछ लेखन प्रतियोगिता जैसी थी या जो भी कुछ याद, तो यात्रा का एक विवरण देना था। तो मैंने एक जी। यात्रा का विवरण दिया, काफी बड़ा यात्रा का विवरण दिया। तो क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफिस से फोन आता है। फोन क्या, उस टाइम पे सर, वो आपके मैसेज, दोस्त आपके दोस्त आपकी पोल खोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं पिटाई अच्छा, तो इनकी आज भी होती है। वो मुझे पता है किसने किसने ये डाला है, और उनके साथ मेरा जो ताल्लुकात है वो वैसा ही है जो वो ये बात कह सकते हैं। मैं उनको समझ मैंने रही हूँ, वो इस बात ये की बात उनको वही कह अनुमति सकते दे रखी है। हैं। जी जी, तो आप हाँ, बता रहे जब थे। हाँ जब जो हमारे प्राचार्य थे, जो हमारे जो प्रिंसिपल थे, उनके यहाँ से मैसेज आया कि आपको बुलाया गया है। तो मैं तो जी। बहुत ज्यादा डर गया। मैंने कहा कि ये तो कमाल, मतलब बिल्कुल, अब तो मैं पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्या होना चाहिए हम्म, क्या नहीं होगा। हम्म, तो मैं वहां पर गया, उन्होंने कहा कि तुमने ये लिखा है? मैंने कहा जी मैंने हम्म, लिखा है। क्या सोच के लिखा था? तो मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ हो, कुछ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। तो हम्म, उन्होंने कहा कि, फिर कुछ बात हुई तो उन्होंने काफी तारीफ करी कि बहुत अच्छे से लिखा है तुमने। और उन्होंने उस समय मुझे चुन के वाद विवाद प्रतियोगिता जो होने वाली थी उसमें उन्होंने नाम दे दिया मेरा। वो वाद अच्छा। विवाद प्रतियोगिता जो थी, वो वाद विवाद प्रतियोगिता भी बहुत विवादित टॉपिक पे थी। वो अच्छा। विवादित टॉपिक ये था, विवादित टॉपिक ये था कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या भारत के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है। बुरी तो चीज है, मैंने, क्या बात है। और मुझे मुझे इसमें मैं समझ उन्होंने, गई, अच्छी बताया हो। और मुझे उन्होंने अच्छी पक्ष चुनी में है। डाल दिया। उन्होंने हाँ, मुझे मैं पक्ष समझ में डाल दिया। गई। आप इंटरेस्टिंग, आपने जैसे ही कहा मैं समझ गई। वहां से फिर क्या हुआ, वो प्रतियोगिता का जीतना और वहां से आना, तो और उसके बाद इस पूरे अंतराल में मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं हम्म, ऐसी किसी एक प्रतियोगिता में चला गया हूं और वहां पे जीत के भी आ गया हूं। तो मैं आज हम्म, भी, ये होता है, आज भी मेरी बहुत सारी जो कविताएं हैं जो वायरल हो रही हैं, जो लोगों को पता है, जिनके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं, मेरे घर वालों को ही नहीं पता मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो वहां से जब वो जो पेपर वेपर में आ गया कि हम्म, तो मेरे पिताजी ने देखा कि अरे तो आशु तुम्हारा नाम आया है। तो मैंने कहा कि हम्म, क्या हो गया? मैंने कहा वो कल गया था उसमें। तो कहते तुमने बताया क्यों नहीं? तो वो कुछ हम्म, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। बाकी मैं शायद 4 साल का रहा हूंगा तो मुझे हाथ से बांधा भी गया है टेबल के पास कि मैं हम्म। शैतानी ज्यादा कर रहा था। पानी वो ज्यादा भी किस्से हैं। कर। तो किस्सों का तो खजाना है। अब जब आप छोटे हम्म, शहर से होते हैं, बहुत सारे किस्से होते हैं। बेशक। तो किस्सों से ही जिंदगी है, पल पल से बनी जिंदगी एक पल में कल हो जाती है। तो लोग कहते हैं बीता हुआ कल बीत जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है। पर मैं ऐसा नहीं हम्म, मानती। बीते हुए कल में हम जो कार्य करते हैं, जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, उससे हमारा आज बनता है। जैसे कि आज आशीष प्रकाश जी हमारे बीच में हैं। बीते हुए पलों में जो काम आपने किए, जिस भी तरह से आप जिए, उन पलों को जैसे आपने समेटा, उनसे आपका आज, और आज जो आप कर रहे हैं और जो वायरल हो रहा है, उससे आपका आने वाला कल हमें नजर आ रहा है। तो आपकी किताब की थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, जिसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं पुनीत जी। तो उसी किताब के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमें बताएं। हम जानना चाहते हैं कि उस पुस्तक में ऐसा क्या है, किस बेस पे वो लिखी गई है। वैसे मैं खरीदूंगी, इसके तुरंत बाद उसको ऑर्डर करूंगी। अभी फिलहाल हम उस पर बात करते हैं। अ, मैं फिर से इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा शेर जो भगवान राम के ऊपर सॉरी। समर्पित है वो कहूंगा कि नदी का रोज तट को छूना उसको धाम करना है। जब नदी का पानी किसी एक तट को बार बार छूता है, थपेड़े मारता है, तो थपेड़े मारने में वो जो जगह होती है वो पावन धाम बन जाती है, उसको तीर्थ क्या स्थलों बात। में गिना जाने लग जाता है। तो नदी का रोज तट को छूना उसको धाम करना है, हर एक वनवास का मकसद ही तुमको राम करना है। हम्म, तुम्हें ये आज जो आज सोने नहीं देता, ये कहता है अभी कल के लिए तुम्हें काम करना है। तो क्या बात है। जब हम जब मैं अभी क्या है कि भगवान राम के ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्तित्व बोल रहे हैं, और छोटे लोग भी बोल रहे हैं, मेरे जैसे लोग जी। भी बोल रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये एक दौर था। तो मैंने मेरी कुछ फेसबुक की पोस्ट काफी वायरल हुई। मतलब 500-500 शेयर्स हो रहे थे उनके। तो मैं क्या कर रहा था कि रामायण की हर एक किस्से पे, जैसे अगर आपने मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध देखा, तो उसके हम्म, तुरंत बाद मैंने उसका एक सारांश डाला कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में क्या इंपॉर्टेंट है।
लक्ष्मण जो है वही मेघनाद को क्यों मार सकते थे, इसके पीछे की क्या रहस्य है, और इसका रहस्य क्या लॉजिक। उद्घाटन जो होता है वो कौन सी हम्म रामायण में है, कहाँ कहाँ आपको कौन से सर्ग में मिलेगा। जैसे राम सेतु है, तो राम सेतु के पीछे जो इंजीनियरिंग है ये आपको कौन से वाल्मीकि रामायण में कहाँ मिलती है, रघुवंशम में कहाँ मिलती है। भगवान की दया से मैंने रामायणों का कुछ अध्ययन किया भी है, करीब 4-5 जी जी। रामायणें मैंने पढ़ी हुई हैं। अगर ढंग से हम्म कहूं तो मैंने वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस और रघुवंशम को काफी ध्यान से पढ़ा है, कंब रामायण क्या बात। को काफी फॉलो किया है। तो अब जैसे लक्ष्मण रेखा का एक सत्य है, जैसे लक्ष्मण रेखा हम लोग सब लोग ये समझते हैं कि लक्ष्मण रेखा थी, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी ये जिसको, लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी जी। 350 से अधिक रामायणें हैं। मैं उन रामायण की हम्म। बात कर रहा हूं जो, बाकी तो उससे ज्यादा भी हैं, लेकिन 350 वो रामायण हैं जिनको अध्ययन किया जाता है। अच्छा। आपको मैं आपको बताऊं कि लक्ष्मण रेखा का जिक्र इसमें से सिर्फ एक बंगाल की रामायण में, कृतिवास रामायण में जिक्र है, और कहीं इसका जिक्र नहीं है। और तो कहीं लक्ष्मण नहीं है। रेखा आई अच्छा। कहां से? तो ये वाल्मीकि हम्म रामायण में, जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि लक्ष्मण जी ने कोई रेखा खींची थी। तुलसीदास जी की रामायण में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ये वाल्मीकि ये कहाँ से आती है? जब वाल्मीकि जी ने नहीं हम्म। कहा तो ये रामायण में आई बात कहाँ से? तो इसका जो शोध अच्छा। है कि लक्ष्मण रेखा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जब हम्म। कृतिवास रामायण में क्या कहा गया कि कृतिवास रामायण में ये कहा गया कि अभिमंत्रित करके रावण जो है वो पूरी झोपड़ी उठा लेता है, तो वहां जी से, जी जी। ये वहां से बातें निकली। अब ये समझने का विषय है कि आप बिना क्योंकि आपके भी इष्ट हैं, मेरे भी इष्ट हैं, आप बिना उसको हम्म। चोट पहुंचाए कैसे ये बात स्थापित करते हैं कि हम वहां से बड़ी आज बात। यहाँ पर आए कैसे। आज नारी हम्म। की हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट लेते हुए इस बात को खत्म जी करूंगा। जी जी। आज सर। आज नारी का जो तुष्टीकरण होता है, आप देखेंगे हम्म तुष्टीकरण किस किस लेवल पे है। जब आप हम्म। किसी मेट्रो सिटी में जाती हैं, किसी बड़ी शहर में जाते हैं, जी वहां पे आपको लाखों संस्थाएं हैं जो नारी के लिए काम कर रही हैं कि नारी ऐसे है वैसे है, वहां पुरुष का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अगर नहीं जैसे ही जा आप रहा। गांव की तरफ चले जाते हैं तो आपको दिखता है कि नारी आज भी प्रताड़ित है। तो ये जो बिल्कुल। रेखा है यही लक्ष्मण रेखा है, और ये हमारे हम्म। समाज में एज अ, जैसे कहते हैं ना कि ये डाल दी जुड़ गई जाती आज से 600 साल पहले। 600 साल है। पहले नारी को पर्दे में रहने के लिए, नारी को उसके मर्यादाओं की सीमाओं में रहने के लिए लक्ष्मण रेखा का एक जिक्र डाल दिया गया। हाँ, तो उसका ये, आपने उस दिन को ऐसे बनाया, क्या बात है। तो त्रेता जो ये लॉजिक किताब लगाया है, ना। जी, नहीं, लॉजिक के साथ साथ उसका मैंने आपको पूरा प्रमाण भी दिया है, क्योंकि प्रमाण मैं दिया है। बिना प्रमाण के कोई व्यक्ति, मैं आज कोई भी बात करूंगा ना, देखिए भक्त की भक्ति एक अलग चीज होती है, मैं अपने भक्ति हाँ भाव जी। से कोई भी बात कर सकता हूँ, लेकिन उसकी प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। जैसे मैंने इस बारे में भी चर्चा करी, मुझे पता था कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि सीता निष्कासन जो है, आज बहुत बातें होती हैं कि सीता जी, निष्कासन जो है बेशक बेशक। वो मिथ्या था। गलत लेकिन है। मैंने हाँ। इसके ऊपर भी पूरी पूरी एक आपको वो दिया है कि सीता निष्कासन हुआ, और सीता निष्कासन क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, किसने हम्म। करवाया और किसकी मर्जी से हुआ। तो वो सारी अच्छा। चीजें, तो त्रेता में मैंने ऐसे कुछ 46 चैप्टर्स हैं, 47 चैप्टर्स हैं, जिसमें रामायण के वो अनसुने किस्से हैं जिनके बारे में हम्म। हम में से बहुत कम लोगों को पता है या पता भी नहीं है। जैसे राम जी की हम्म। बहन शांता की कहानी, कि जी राम, जी। ठीक है, तो वो शांता का क्या श्रृंगी ऋषि से क्या लेना देना था, वो कैसे उनके पास पहुंची, कैसे वो विधाता का विधान था, कैसे क्या हुआ, सारी चीजें, और ये कथा कहाँ से आती है, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी बात कह रहे हैं तो कथा आती कहाँ से है। जैसे पंचमुखी हम्म। हनुमान जी का रहस्य, जैसे हम्म। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो ये अष्ट सिद्धियां क्या है, नवनिधियां हम्म। क्या है, तो इनके ऊपर हम्म। पूरी एक बात है। तो त्रेता उसमें रची गई। आप लोग के आशीर्वाद से मैं एक और किताब लिख रहा हूँ, द्वापर, जिसमें मैं कृष्ण अरे युग की वाह। बात कह रहा हूँ। तो क्या बात बस यही है कि मेरी इसमें क्या बढ़ाई, वो तो भगवान राम की देन है, वो है। बेशक कर रहे हैं, बेशक। करवा रहे हैं। बेशक करवाने वाले तो वही हैं, वो कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई जरिया बनाते हैं। और बहुत खुशकिस्मत है आपकी, आपको इस तरह की लिखे, इस तरह की वस्तुएं, इस तरह की चीज लिखने के लिए आपको उन्होंने अपना जरिया चुना है। ये बहुत बड़ी बात है। लिखते तो सब है, लेकिन लीक से हटके जो काम करते हैं,
वही जाने पहचाने जाते हैं, वही मील पत्थर बनते हैं। उनमें से आप एक हैं। हमने ये बहुत सुना है कि आपका एक गीत जो है वो बहुत मशहूर हुआ है। तो वो गीत कौन सा है, कैसा है, उसको लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? उस गीत के बारे में हम कुछ गीत की पंक्तियां भी जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो ये बड़ा एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है पैराडिम शिफ्ट। पैराडिम शिफ्ट जी। मतलब कि अचानक से एक छोर से दूसरे छोर पे आ जाना। तो आ जाना, अभी जी। हम अभी हम भगवान राम के चरित्र की बात कर रहे थे, हम त्रेता युग की बात कर रहे थे, अब अचानक से उस गीत की चर्चा हो रही है जिस हाँ, गीत हाँ। में मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये गीत बहुत समय पहले मैंने कुंवर विचयन सर गुरुजी हमारे पीछे बैठे हुए मंच पे, बहुत बड़ा एक कवि सम्मेलन चल रहा है, तो मुझे कुंवर हम्म, दादा से जस्ट पहले पढ़ना था, उनसे ठीक पहले आने वाला। अब हम्म, मेरी इस गीत में क्या है कि इस गीत में साहित्य नहीं है, इस गीत में मौज मस्ती है, छोटे शहर की एक मौज मस्ती है, 90 के दशक की एक बात है। तो शहीदी अच्छा। की बात करते हैं मृत्युंजय जी, शहीदी जरूर, लेकिन शहीदी का एक्चुअली शहीदी एक बहुत ही मार्मिक सा गीत है, तो मैं नहीं चाहता इस वक्त थोड़ा सा मार्मिक माहौल हो जाए, तो मैं उस गीत की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कुंवर दादा के सामने ही बोला, मैंने कहा मैं आपसे पहले ही क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये इसमें साहित्य आपको ना दिखे, ये सिर्फ मौज मस्ती का गीत है, इसको मौज मस्ती के तौर पे सुनिएगा। तो 90 के दशक हम्म, की ये आशिकी का गीत है कि 90 के दशक जी, में हम लोग कैसे कैसे इश्क करते थे, और 90 के जी, दशक में जी, हम लोग का इश्क कैसे परवान चढ़ता था, ये उसका गीत है। जी, तो जी, जी। गीत कुछ यूं है कि मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ, हुई जो हम्म। खाक तुम पे वो जवानी लेके बैठा हूँ, जो तेरे अच्छा। वास्ते मैंने जो तेरे वास्ते मैंने कभी एक नज्म लिखी थी, हम्म। उस एक तरफे से रिश्ते की निशानी लेके बैठा हूँ। निशानी लेके बैठा हूँ, क्या बात है। तो एक जिस बंद की बात कर रहे थे उस बंद में यूं था कि कभी कॉलेज के बागीचे से जो एक फूल तोड़ा था, हम्म। किसी कॉपी के पन्नों में उसे जो रख के छोड़ा था, पूरा था। हाँ। मैं अब भी कॉपियां सारी पुरानी लेके बैठा हूँ, मैं तेरी हाँ, रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ। अरे और बड़ा खूबसूरत है, प्यारी। तो बस इसका थोड़ा सा अंदाजे बयां जो है मैं थोड़ा गा के जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करके करता हूँ, युवाओं के बीच में बहुत प्रचलित हो जाता है, बहुत वो उनको प्यार लगता है इसके साथ। हाँ, युवाओं का गीत तो है। हाँ, तरन्नुम में तो सुनना बस चाहते हैं पुनीत जी, और हम भी जरूर थोड़ा सा तो सुनेंगे सर तरन्नुम में। तो अभी भी आप युवा हैं, आपको हम सुनना चाहेंगे तरन्नुम। तो देखिए बालों की सफेदी ना बहुत कुछ बयां कर देती है, इश्क और बाल प्यार आजकल की छोटे भी बच्चों के भी कहाँ सफेद होती हो है। जाते हैं, लोग जानबूझ मैं के सफेद करवाते हैं। तो मैं नहीं, मैं फिर भी आपको बता दूं कि इश्क और प्यार की भी उम्र कहाँ होती है, चलते चलते ही ये हम्म। तलवार रवां होती है, बाल क्या उजले जो बात। दिखे दूर तो सलाम करो, 30 के बाद ही ये हम्म। तबीयत ये जवां होती है। सही बात है वैसे भी। क्या बात है, क्या तो, बात है। तो ये गीत ऐसा था कि मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ, हम्म। हुई जो खाक तुम पे वो जवानी लेके बैठा हूँ, क्या अंदाज है, जो वाह। तेरे वास्ते मैंने कभी एक नज्म लिखी थी। हमारे हम्म। दोस्त हैं अंकुर साहब, अंकुर मिश्रा साहब, वो कहते हैं कि इश्क सब करते हैं, किसी का छप जाता हम्म। है किसी का छिप जाता है, तो हम जैसे जी। लोगों का छप गया है, इसलिए जिनका सबको छिप मैं गया छिपा उनको लो। बताते हैं कि जो जी। तेरे वास्ते मैंने कभी एक नज्म लिखी थी, उस एक तरफे से रिश्ते की निशानी लेके बैठा हूँ, क्या बात मैं है। तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ, वाह। कभी कॉलेज के बागीचे से जो एक फूल तोड़ा था, हम्म। किसी कॉपी के पन्नों में उसे जो रख के छोड़ा था, मैं अब भी कॉपियां सारी पुरानी लेके बैठा हूँ, मैं आहा। तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ। वाह, वाह, वाह। और एक इसका एक बड़ा अच्छा बंद है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है हमारे जमाने में। बहुत सारे, रश्मि जी माफ कीजिएगा, सोनम जी, हमारे जमाने में बहुत ज्यादा लड़कों के पास कलर की चॉइसेस नहीं होती थी,
तो हम्म, मैं आपको कलर की चॉइसेस के बारे में एक बताता हूँ। जी। कभी बोला था तुमने रंग नीले में मैं जचता हूँ, हम्म। कभी बोला था तुमने रंग नीले में मैं जचता हूँ, जरा वाह सा वाह। हंस के बोला था, जरा सा हंस के बोला था, किसी हीरो सा लगता हूँ, हम्म। मैं अब भी शर्ट सारी आसमानी लेके बैठा हूँ, क्या मैं बात है। तेरी नुमाई की। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, नाजुक सा, क्या बात है, क्या बात है। तो बस ये थोड़ा सा ये वैसा ही गीत है, थोड़ा मजाइये लहजे का एक मतलब आप किस तरह से, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि इश्क मोहब्बत प्यार में पड़कर पागल होना आता है, हमको हम्म। आज भी आशिक वाला टुटका टोना आता है। आता और है, वो तो दिख रहा और है, आज भी आता है। व्हाट्सएप और ये व्हाट्सएप आता ही रहना और चाहिए, ये वो खत्म होना ही नहीं चाहिए। वो खत्म हो गया तो गीत गजलें कैसे लिख पाएंगे आप, वो और जरूरी ये है। देखिए, ये व्हाट्सएप के आशिक क्या जाने असल मोहब्बत चिट्ठी की, व्हाट्सएप के हम्म। आशिक क्या जाने असल मोहब्बत चिट्ठी की, हमको आज भी कलम से कागज यार भिगोना आता है, क्या बात हमको है, आज क्या बात। कलम से कागज यार कलम भिगोना से आता है। कागज याद भिगोना आता है। और वही बात है, अगर आप कलम से इश्क नहीं लिखेंगे हम हसीनाओं के लिए, तो हम यही कहेंगे कि तू नहीं तो नाज नखरे मेरे अपनाएगा कौन। तू हम्म। नहीं तो नाज नखरे मेरे अपनाएगा कौन। हुस्न कैसा है मेरा ये मुझको समझाएगा कौन। और क्या है बात है। अभी घुटनों के बल पर इश्क की मासूमियत। है हाँ अभी हाँ। घुटनों के बल पर इश्क की मासूमियत। थाम कर उंगली इसे चलना भी सिखलाएगा कौन। थाम कर क्या बात। उंगली इसे चलना भी सिखलाएगा कौन। राजपाल यादव जी, ये गीत इतना वायरल हुआ है कि युवाओं के लबों पर है। बेशक युवाओं का गीत है, और युवाओं से इनके बोलने का अंदाज भी युवाओं से कनेक्ट करता हुआ सा है। बहुत खूबसूरत गीत आपका। और ऐसे आपने गीत अभी आप रचते रहे। आपने हुस्न की बात करी, सौंदर्य की जी। बात करी, जी। पता नहीं मेरा क्यों मन कर रहा है कि एक गजल है उसके जी। कुछ जी। अशार जो हैं आप लोग तक जरूर बेशक। पहुंचा, बेशक। क्योंकि मुझे ऐसा बेशक। लगता है कि इस कुदरत की जो सबसे खूबसूरत जो एक जो उन्होंने जो कुदरत ने बनाई है, वो नारी बनाई है। और नारी हम्म। हर रूप में, मैं जैसे मेरी 3 बहनें हैं, तो जी। मुझे पता है कि नारी का हर रूप घर में कितना प्यारा लगता है। चाहे जी। वो माँ का हो, चाहे वो दादी का हो, चाहे वो बहन का हो, चाहे वो बीवी का हो, चाहे वो बेटी का हो। तो मैं बेशक। बदकिस्मत हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, और हम्म। लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है बच्चियों के साथ खेलने, मेरी जी। भांजियां हैं उनके साथ। तो मैं एक छोटी सी गजल के कुछ अशार हैं, वो आप बता जैसी बता। खूबसूरत महिलाओं को नजर करता हूँ कि सारे सारे। किसी मगरूर से दिन का अजल हो, किसी मगरूर से दिन का अजल हो, किसी मगरूर से दिन का अजल हो, कि जैसे खूबसूरत सा कवल हो। हाँ। और शेर देखिएगा कि बहुत मुस्का के अब मिलती हो हमसे, हम्म। बहुत मुस्का के अब मिलती हो हमसे, बहुत नाराज सी तुम आज कल आज कल हो। हो, हाँ, क्या बात। बहुत नाराज सी। क्या और विरोधाभास है। एक शेर देखिए कि अ, फरिश्तों को नहीं मालूम है ये, हम्म। फरिश्तों को नहीं मालूम है ये, इबादत में तुम ही खलल हो, क्या इबादत बात। में तुम ही खलल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत है, वाह वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। रश्मि अभ्या जी, ये गीत इतना वायरल हुआ है। राजपाल यादव जी, पुराना कमेंट था। हरीश शुक्ला जी, जी हरीश शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
पुनीत अग्रवाल जी को बहुत पसंद आ रहा है, शायद पहले भी सुनते रहते हैं वो आपको। मृत्युंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार सभी लोग वैसे के वैसे जुड़े हैं और कमेंट्स स्क्रॉल हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा आपको सुनना चाहेंगे। गीत, गजल, और अभी हमने त्रेता की बात सुन ली और द्वापर आने वाला है। इसके अलावा और कौन सी विधा में आप लिखते हैं? शायद अभी दोहा भी आपने सुना ही दिया था, एक तो दोहा भी मुझे समझ में आ गया कि आप लिखते ही हैं। तो मुझे इनके साथ ऐसा लगता साथ। है, हाँ, कोई भी कवि, कोई भी गीतकार, कोई भी शायर जो है वो अपनी विधा में बांधना उसे अपने आप को नहीं चाहिए। मैंने कई बार लोगों को जी ये कहते हुए दिखा है कि मैं तो दोहा लिखता हूँ, जी मैं तो जी, गजलकार बिल्कुल हूँ, मैं बिल्कुल सहमत मैं हूँ। गीत। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी, क्योंकि मैं आज फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ। फिल्म, अभी जी मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक फिल्म अभी मैंने कंप्लीट करी है, फिल्म का शीर्षक है पानी। तो जी। जो फिल्म की कहानी थी, फिल्म की कहानी मुझे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ सुनाई कि हम इस हम्म, सब्जेक्ट पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं। फिल्म छोटी सी फिल्म है, करीब 45 मिनट की। हम्म, अब मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, तो मैंने पहले एक गीत लिखा। तो जब जी मैंने गीत लिखा तो हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, और मैं उनको कुछ दे नहीं पा रहा था, कोई स्टफ नहीं दे पा रहा था। तो जब मैंने वो गीत लिखा, वो उस गीत के आसपास पूरी कहानी बन गई। तो क्या बात। मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू। कभी भी किसी भी लेखक को अपने आप को किसी विधा में बांधना नहीं चाहिए। मैं आज गीत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गीत के तौर पे लोगों के बीच में ज्यादा प्रसिद्ध हूँ। मुझे लोग गीतों के लिए ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो फिल्मी गीने गाने हों। अभी विंक म्यूजिक पे एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है असित त्रिपाठी जी के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनके लिए मैं कुछ पंजाबी गाने भी लिख रहा हूँ। तो जी हम किसी विधा में अपने आप को बांटना नहीं चाहिए हमें। जब हम गजल की बात करते हैं तो इतनी सारी बहरे हैं, 36 बहरे, 36 बहरों के हिसाब से आप उनको। लेकिन जब आप फिल्मी गीतों की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पर तो तुकबंदी चल रही होती है, वहां हुक लाइन चल रही होती है। तो अगर बेशक मैं बेशक। अपने आप इधर मैं अगर वहां पे अपने आप को फिक्स कर लूंगा तो मैं फिल्मी गीत नहीं लिख जहर में पाऊंगा। फिक्स कर लेंगे आप। मैं फिल्मी गीतों के छंद हिसाब में। से लिख लूंगा तो मैं गजल नहीं कह पाऊंगा। तो ये मुझे ऐसा बेशक। लगता है कि हम बांधते नहीं हैं एक दूसरे के साथ। जिसे कहते हैं ना कि एक तालमेल, चमन में इखला के रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तुम हो तो तो क्या हमारा तुम सबका हो। हाँ। एक वो रहना चाहिए सामंजस्य, हम लोग एक। क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ जो दोहा कहते हैं। मैं राजपाल यादव जी हम्म, यहाँ पर आप सामने बैठे हैं, हम्म, मृत्युंजय जी हैं, पुनीत मेरे भाई हैं। पुनीत हम्म। हास्य में बहुत कमाल लिखते हैं। मैंने अरे वाह। दादा को सुना, आपकी जो गीत की शैली है वो बहुत शानदार है। तो कहीं ना जी कहीं हमें सबसे कुछ सीखते रहना चाहिए, और कहीं पर जो आपको सही लगे आप उसको उस तरह से प्रस्तुत कर दीजिए। मैं अभी एक एड जिंगल लिखा था मैंने, महिंद्रा का। हम्म, तो वो महिंद्रा का जो एड जिंगल लिखा, वो एड जिंगल कहीं से कहीं तक भी ना गीत में फॉर्मेट में फिट होता है ना वो, लेकिन वो हम्म। जिंगल है तो चल गया। जिंगर है। और बस यही है, मतलब मुझे ऐसा और लगता भी है ऐड कि लिखे ये हैं आपने? महिंद्रा से अलग और भी ऐड लिखे हैं? जी, एक पान मसाले की ब्रांड का एक लिखा था। तो अच्छा हालांकि अच्छा। मैं नशे का बिल्कुल बहुत ही धुरंधर, जिसे कहता हूँ, विरोधी हूँ। क्योंकि ना विरोधी हो। भगवान की दया से ना मैंने कभी अल्कोहल को हाथ लगाया है। लेकिन वही है कि काम आता है तो काम करते हैं। तो हम्म। बस उसी हिसाब से हमने वो एड लिखा। चीजें हैं मतलब जो पाइपलाइन में भी होती हैं, कुछ काम हो रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहे हैं, बस उस तरह से। तो जो इस तरह के आप काम कर रहे हैं, एक तरफ तो आप जिंगल लिख रहे हैं, मूवी के लिए आप डायलॉग्स लिख रहे हैं, पूरी फिल्म की कहानी लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, और एक तरफ आप एक कंपनी के जीएम हैं। तो इन दोनों के बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? क्योंकि एक कंपनी में जीएम होना और उसका उस तरह का जो टाइप ऑफ वर्क है, मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ कि वो किस टाइप का होता है, क्योंकि हम खुद भी वर्किंग वुमेन हूँ। और साथ ही साथ फिर ये काम करना इतना, तो इसके बीच में कैसे आप सामंजस्य बिठाते हैं? ये भी, फिर आपका परिवार भी। देखिए सोनम जी, सच बताऊं तो इस सवाल का जवाब मैंने ना सोचा था, ना मैं इस सवाल के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड था। लेकिन आपने पूछा है तो मैं इस बात को जवाब देने की अपनी एक ईमानदार कोशिश जरूर करूंगा। जी सोनम जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सामने बैठी हुई हैं। आपसे मेरी 6 बजे बात हुई, आप उस वक्त भी 7 बजे किसी एक प्रोग्राम के लिए जा रही थी। और आपने जी साथ में जी मुझे ये भी बताया कि आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं। जी आप, जब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो 100 जी। करोड़ विस्तार वाला होता है।
वो सौ क्या करोड़ जवाब है, विस्तार। मन का आप उस जवाब लगे। आप उस व्यक्तित्व को जब आप विस्तार करते हैं, जब आप उसकी गांठें खोलते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये जो गांठ है, ये हम ही ने बांध रखी थी। यस। हम उस गांठ को, जब ये समय जो 24 घंटे हैं, इन्हीं 24 घंटों के बीच में आप ही बताइए कि महर्षि वाल्मीकि इतने बड़े ऋषि, इतने विद्वान, उनके अपने आश्रम में केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक प्रयोगशाला थी। वो भी संभाल रहे थे, साथ में रामायण भी लिख रहे थे, और साथ में वो तपस्या भी कर रहे थे। उन्होंने दिव्यास्त्रों की भी ट्रेनिंग दे डाली लव कुश को। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बेशक बेशक। तो बहुत अच्छी ये बात, एग्जैक्टली। it is just about the thought process, it is just about people understanding what they have। जिस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज में पारंगत हैं, आप क्या कर सकते हैं। मैं इसी के साथ साथ आपको एक और बात बता देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं, जरूरी है, म्यूजिशियन। वो पूछने के लिए हमने आपको बिठाया यहाँ, चर्चा के लिए ही तो आप हैं। तो मैं और एक किसी गिटार भी दिन बजा। गजल गीतों का भी एक अलग सा प्रोग्राम करेंगे कि कुछ आप सुनाएंगे कुछ हम सुनाएंगे, वो सिर्फ उसी पे बेस्ड होगा। वो एक अलग सा कार्यक्रम होगा, वो भी जरूर करेंगे। मैं थोड़ा फिलहाल आप जो मैं बता रहे मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ सोनम जी, कि कभी जब ऐसा उदास सा होता हूँ, कुछ और करने का मन नहीं हो रहा होता है, तो मैं गिटार उठा लेता हूँ। कल रात में साढ़े हैं। तीन बजे आज सुबह मुझे 7 बजे ऑफिस पहुंचना था, लेकिन 3:30 बजे मैं कल एक गीत लिख रहा था। तो बेशक बेशक, ये मान सकते। ये ये सिर्फ आपका अपना एक थॉट प्रोसेस है। अगर आप उसको अपने आप को अगर आप संकीर्ण करेंगे कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो आप वहां पर बंध जाते हैं। वो देखिए, बिल्कुल। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं आज आपसे बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। जो यहाँ पर सुनने वाले हैं, शायद अगर मेरा सौभाग्य होगा कि वो मुझसे कुछ सीख कर जाए, तो हमें अपनी बेशक जो जीवन शैली है उसमें से समय निकालना पड़ता है। बेशक बेशक, आपने तो वो बात कर दी कि बगल में आग लिए शहर से गुजरना है। बगल में आग लिए शहर से गुजरना है, किसी से हो ना सका वो काम मुझको करना है। किसी से हो ना क्या सका बात। वो काम मुझको करना है। यही जज्बा लेके, जुनून लेके आप चलते हैं। तो बेशक आनंदा दी हमारे साथ जुड़ी हैं। ये आप यूएसए से जुड़ी हैं हमारे साथ। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आनंदा दी। बहुत आप बहुत लगभग स्वागत है हमारे नंदा साथ जी। 40 सुनते हैं। देखिए, ऑड समय में जो उनका समय और हमारा समय मैच नहीं करता, इसके बावजूद अगर साहित्यकारों को सुनने के लिए यहाँ सच उपस्थित में। होते हैं सभी लोग, तो आज भी साहित्य के प्रति उन लोगों में प्रेम है कि कुछ शायद हमें सीखने और सुनने को नया मिलेगा यहाँ से। और सर, आपकी एक साहित्यिक संस्था भी है जी। जिसकी आपने अच्छे से स्थापना की, और युवाओं में को आप उसमें मंच देते हैं, उनको बुलाते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम करते हैं हर साल। मुझे ऐसा सुना पड़ा है कहीं। तो उस संस्था के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, कुछ उसका नाम और जो भी वो कार्य करती है उसके बारे में आप बताएं। हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी देवशील के हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुदीन वर्मा जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जी सर। गुरदुन जी, आपका स्वागत है। संस्था, सबसे पहले तो उस संस्था का नाम और उसके बारे में बात करते हुए मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। इसलिए भावुक हो रहा हूँ क्योंकि साहित्यम फाउंडेशन, साहित्यम एक बहुत जिसे कहते हैं कि उरूज पे जाके उस संस्था को हमने थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लिया। दरअसल ये करीब 2017 की बात है, और हमने साहित्यम संस्था की शुरुआत करी थी महज 17 लोगों के साथ। और धीरे धीरे इस परिवार का जो जो बड़ा हुआ, ये करीब 3,000 सदस्यों तक पहुंच गया। और वो जमाना था जिस जमाने में बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं थी नहीं। तो एक कविशाला होती थी, एक हमारा होता था। अच्छा, मैं एक और बहुत बड़ी चीज मानता हूं कि साहित्यिक संस्थाएं आज की डेट में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही हैं। उनको कंपटीशन बेशक, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल चाहिए। आपने सही मैं कहा। तो क्या हुआ कि ये मैं सबसे पहले उन युवाओं से माफी मांगना चाहूंगा जो साहित्यम लिटरेचर फेस्टिवल का पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज इस पटल के माध्यम से अगर आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोग को ये वादा करता हूं, साहित्यम लिटरेचर फेस्टिवल सीजन 3 बहुत जल्द 2023 के अंतराल में आप लोग के बीच में आएगा, और उससे क्या ज्यादा बड़ा आएगा जो आप लोग ने सीजन 1 और सीजन 2 देखा। क्या बात है, तो क्या बात। हमारी तो दुआएं, साहित्यम, आमीन। हम थोड़ा सा जो है, हम लोग थोड़ा ज्यादा बिजी रहे हो गए जो उसके करता धरता थे, इसलिए हम नहीं साहित्यम की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाए। लेकिन हम
मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्द इसको हम दोबारा करेंगे। साहित्यिक संस्थाओं के बारे में मैं एक बात कहूं कि बहुत देखा है मैंने कि साहित्यिक संस्थाएं एक दूसरे के साथ बहुत प्रतिस्पर्धा रखती हैं। तो जी जी। मेरा एक काम ये है और साहित्यम का काम ये है, साहित्यम ने ये बात काम किया है, मैं इसलिए उस दावे के साथ कह रहा हूं कि हमने लोगों को जोड़ा है, हमने साहित्यिक जी, संस्थाओं को जोड़ा है। काव्य कॉर्नर का भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और इसके क्या साथ बात साथ काव्य कॉर्नर वाले साहित्यम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अभिषेक तिवारी जी हैं जो पोएटिक आत्मा के संस्थापक हैं, मैं पोएटिक आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो है। अच्छा, पूजा जी, डॉक्टर पूजा गंगानिया जी हैं, अभिषेक जी हैं, मैं इन आपसे सबको मिलना जोड़ने बाकी था। डॉक्टर पूजा गंगानिया जी के तो फंक्शंस में मैं जा चुकी हूँ मुख्य अतिथि के रूप में या कैसे भी। आपसे नहीं बस मिल पाई थी, आज हो गया। जी। मैं एक्चुअली कम जा पाता हूँ, शायद ये कारण रहा होगा। तो मैं सिर्फ, हमने साहित्यम के साथ इतना काम किया और जो मेरी अपनी सोच है कि हमने लोगों को मिलवाया। मैं अभिषेक जी की पोएटिक आत्मा को, काव्य कॉर्नर को, हाँ, हमने इन सबको मिलवाया। मैं कविशाला के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं हैं जिनके साथ, एक पी फॉर पोइट्री करके एक संस्था है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे द दिल्ली लिटरेचर क्लब वालों ने भी अपने साथ जोड़ रखा है। तो हमें साहित्यिक संस्थाओं को, एक सबसे पहली बात ये समझनी है कि हम साहित्य की सेवा करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे जी अपना जी। नाम करने के लिए नहीं आए हैं। तो जब हम बेशक अपनी नाम बेशक। करने के लिए नहीं आए हैं तो सारी चीजें अपने आप अपने सामान्य आप हो सब। जाती हैं। तो ये बेशक। एक, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है वैसे ये साहित्य की इंडस्ट्री है। तो साहित्य की हम्म, इंडस्ट्री में हम जैसे लोगों का, जिनको थोड़ा सा इल्म है, थोड़ी सी अपनी बात रखने का जो दर्जा प्राप्त है, हमको कोशिश ये करनी चाहिए हम सबको मिला के चलें, सबको साथ लेके चलें। बेशक। रश्मि अभिया जी कह रही हैं देवशील मेमोरियल को भी आपके अनुभव की आवश्यकता है। बेशक रश्मि, ऐसे अनुभवों की और ऐसे साथ की जरूरत हमेशा सबको रहती है। और देवशील मेमोरियल भी बड़ा खूबसूरत मंच है जो रश्मि अभिया जी अपने माता पिता की याद में जिन्होंने इसको किया हुआ है कि अपने माँ बाप की जान है बेटियां, फिर भी सच है कि मेहमान है बेटियां। तो ऐसा ही काम कर रही हैं हमारी रश्मि अभिया जी, बहुत खूबसूरत मंच ये चलाती हैं। तो आपको भी इसके लिए देखिए, बधाई देती बेटियां हूँ। जो होती है ना, बेटियां दो कुल तारती हैं। अगर बेटा बेशक खराब निकल गया तो वो सिर्फ अपना ही कुल खराब करेगा, लेकिन अगर बेशक बेटी अच्छी निकल गई तो वो दो कुलों का नाम रोशन करती है। तो और बेशक। रश्मि जी, आपने अगर अपने माता पिता के याद पे देवशील की स्थापना करी है तो स्काई इज द लिमिट। आप इस बात का, अब आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि देवशील का क्या होगा, क्योंकि देवशील की चिंता जो है वो आपके माँ बाप के आशीर्वाद के साथ वो वो तो चलेगी। अपने आप हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने मधु शर्मा जी। सबका सहयोग और साथ पे बहुत जरूरी है। बेशक सबका सहयोग और साथ के बिना तो शायद कुछ भी काम नहीं हो सकता। और आपका एक और गीत जो 5 मिलियंस क्रॉस कर चुका है, शहीदी, उसके बारे में मैं जी। कुछ जानना चाहूंगी कि कैसे आपके जहन में इस तरह का गीत लिखने का आया, या कभी आपने ये सोचा कि ये लोगों को इतना पसंद आएगा कि ये मिलियंस तक इसकी जो है पहुंच हो जाएगी। तो इस अ, गीत को कौन देखिए सी कब लिखा आपने, ये क्या सोच के कहा था? सोनम जी, इस गीत का ना मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ इस गीत की वजह से कर रहा हूँ। ये गीत पुलवामा में उस टाइम, उस समय एक कार्यक्रम आता था, आज भी आता है वो, लेकिन वो उस 1 डेढ़ साल मैं उस कार्यक्रम से जुड़ा रहा एक प्राइवेट चैनल में। तो 1 डेढ़ साल मैं आज भी उसके कार्यक्रम के मोन्टाज में मेरी ही फोटो चलती है। अरे तो मैं कार्यक्रम का नाम नहीं लूंगा, सभी लोग जानते हैं उस कार्यक्रम में, पुनीत भाई भी जाते रहते हैं। तो उस कार्यक्रम में उस टाइम पे पुलवामा का अटैक हुआ था और हम्म, पुलवामा के अटैक में हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे। पूरे देश में एक एक ऐसा एक ऊर्जा थी, नकारात्मक ऊर्जा की, हमें पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। कोई कुछ बातें हम्म, कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदना भी थी। मुझे ऐसा हम्म, लगा कि हम ये वाली बात कहें कि हमें पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए या हमें झंडा गाड़ देना चाहिए या हमें इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेना चाहिए, उससे ज्यादा हम्म, जरूरी ये बात कहना है कि वो जो जवान जो मरा है, जिस जवान ने अपनी जान दे दी है, जो शहीद हो गया है, जिसका धड़ तक हम्म, नहीं है, वो हम्म, वो जो जवान है, अगर उसके अंदर चंद सांसें भी बची होंगी तो वो अपने परिवार को तो कुछ बोलना चाह रहा होगा। तो वो क्या बेशक। बोलना चाह रहा होगा? तो अरे वो बाप। उस,
वहां से वो गीत का सृजन हुआ। तो मैंने तमाम न्यूज चैनलों पे इस गीत को पढ़ा। फिर इस गीत को मेरे मित्र हैं जो गैराज म्यूजिक प्रोडक्शन के मालिक हैं, सौरभ गुप्ता, उन्होंने इस गीत को सुना, वो बहुत भावुक हुए। फिर ये गीत सोनू निगम जी के पास पहुंचा, वो बहुत जी भावुक हुए। सोनू निगम जी के साथ मेरी कॉल हुई, वो उन्होंने कहा कि आशीष जी बहुत प्यारा गीत आपने लिखा है। किसी कारण से सोनू निगम जी, क्योंकि उस टाइम पे दुबई में थे, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। फिर इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, जावेद अली साहब ने इसको फिर गाया। जावेद अली साहब बहुत बड़े सिंगर हैं आज, उन्होंने इसे जी गाया। जी आरजी सर जो है, रविंद्र गौतम जी, महारानी 2 अभी जो सीरीज आई है उसके डायरेक्टर हैं, जी आरजी सर ने उस वीडियो को डायरेक्ट किया। राशिद खान साहब जो हैं, वो उन्होंने उसको म्यूजिक दिया। असित त्रिपाठी जी इसके सह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दिलीप आर्या मेरे बहुत अच्छे मित्र, और बीहड़ के बागी का जो मुख्य चेहरा है, बहुत बड़ी सीरीज है, बीहड़ के बागी के उस मुख्य चेहरे ने इसमें अपना चेहरे का योगदान दिया, वो एक्टिंग उन्होंने करी। तो ये गीत अपने आप एक बड़ा गीत बन गया, और ये गीत साजिद वाजिद साहब तक भी पहुंचा, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के पास पहुंचा। तो 5 मिलियन व्यूज तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे दिख रहे हैं, इसके अलावा विंक म्यूजिक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत बार शेयर हुआ है, स्पॉटिफाई पे गया है। तो अ, गीत कुछ यूं है कि मार्मिक वही वाला गीत शहीदी जिसकी बात अभी कर रहे जी थे, जी समझ गई। कि मेरी बंदूक रखना सिरहाने मेरे, मेरी बंदूक रखना सिरहाने मेरे, मैं तिरंगे में लिपटा जो घर जाऊंगा, मेरी वर्दी को धड़ पे सजाना जरा, मेरी वर्दी आहा, को धड़ पे सजाना जरा, देखना यार कैसा सवर जाऊंगा। तो क्या बात। तो वो ये कहता है उसके बाद फिर, तो इसको जब गीत बनाया गया तो बहुत सारे इसमें चेंजेस भी हुए। जैसे एक इसमें लाइन जोड़ी गई, यार सुन लो मेरी ये सदा जाते जाते, घर पे देना ये मेरे बता जाते जाते, कि अब शहीदी भी कोई भी आंसू ना बहाए, सब करें हम्म, फक्र मुझ पे अता जाते जाते। क्या तो फिर वहां से ये गीत बनता है। माँ की बात आती है, पिता की बात आती है, पिता की बात आती है तो मैं भी थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने पिता को खोया है। तो इसमें एक पंक्ति आती है कि बाबूजी को मेरे जब बताना सुनो, हम्म, हाथ कांधे के उनको लगाना सुनो, क्या बात। बाबूजी को मेरे जब बताना सुनो, हाथ कांधे को उनके लगाना सुनो, वैसे बनते हैं संग दिल हमेशा ही वो, पर ना आता है आंसू छिपाना सुनो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और कहना उनसे भी करता हूं प्यार बहुत, अब भी हम्म, डांटेंगे तो अब भी डर जाऊंगा, मेरी बंदूक रखना सिरहाने मेरे, मैं तिरंगे में लिपटा जो घर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और ऐसा ही बहुत गीत। सारी आपकी शुभकामनाएं। जी, जी कुछ कह रहे शुक्रिया। थे आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ तो कि ये गीत थोड़ा ऐसा था कि लोगों के साथ इसका जुड़ाव अपने आप बन गया। हाँ, तो ये जो कनेक्टिविटी है, और जब हम दुनिया की सच्चाई, आसपास के दिलों के भावों को जब हम समझते हैं कि सामने अपने दिलों के भावों को लिखते हैं, एहसासों को लिखते हैं, सच्ची बात लिखते हैं कलम से, तो वो दिल से निकलती है, दिलों तक अवश्य पहुंचती है। जब तक जी से जाके कुछ लगता है तो वो लोगों को अच्छा लगता ही है। तो जी। पहली बार आपने मंच कब किया? कौन सी उम्र में, या कैसे आप, पहला मंच कोई रहा होगा आपका? तो ये है कि बहुत लंबी चौड़ी यात्रा नहीं है। 2017 की अच्छा। ही बात है जब ये सब शुरू किया था। और क्योंकि साहित्यम का हमने खुद ही एक मंच बनाया हुआ था, तो काफी सारे हाँ हाँ। कार्यक्रम हम साहित्यम के ही थ्रू करते थे। एक अच्छी बात हम्म। साहित्यम के साथ मुझे ये लगी कि हमने हमेशा नए, जैसे हमने बहुत स्थापित नामों को कभी ऐसा नहीं है कि उनको बहुत तवज्जो दी। हमारे कवि हम्म, सम्मेलन होते थे तो हम उनसे बोलते थे कि आपके आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, और हम नए कवियों को लेकर जाते थे। तो पुनीत अच्छा। अग्रवाल जी वो जुड़ते थे उस टाइम पे, बहुत हम युवा कवियों को ज्यादा लेकर जाते थे। तो कॉलेज में प्रोग्राम हुए इधर। तो पहला मंच कौन सा था ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे मंच एक ही समय पे काफी हुए। हम्म। लेकिन कविताओं के काफी मामले में बाकी। यादगार, जी सॉरी। कोई यादगार जिससे आपके मंच, मतलब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सा मंच जिससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो, उस लहजे में पूछ रही थी मैं। बाकी पहला अगर मंच मैं उनका ऐसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। जी, अगर ऐसे किसी मंच की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक रामलीला का मंच है, जो
जिसके अच्छा। बारे में बात करना चाहूंगा। मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में रहता था। अभी मतलब अभी अभी भी वहीं मेरा परिवार वहीं पर है। तो वहां पे हमारी एक रामलीला होती है जो पिछले 11 सालों से 12 सालों से चल रही है। और यहाँ पे बड़े हम्म, बड़े लोगों का आगमन होता है। स्मृति ईरानी जी आती हैं वहां पे, जनरल वीके सिंह साहब आते हैं, अतुल गर्ग अरे जी वाह। आते हैं, कुमार विश्वास भी आ चुके हैं उस मंच पे कई बार। तो हम उस मंच का संचालन पूरे 10 दिन, ये एक भगवान राम की कृपा है कि पिछले 8 साल से मैं ही कर रहा हूँ। क्या बात। और इस बार भी मैं जब करके आया तो मैंने बताया सबको कि मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, तो सभी ने बोला कि आप, हमें ये पूरा विश्वास है कि 2023 में जब रामलीला का समय आएगा तो आप अपने आप यहाँ पर होंगे। तो मैं उनके विश्वास को प्रणाम करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है बेशक। कि मैं उस भगवान राम के जो मंच, जो सेवा देता हूँ, जो 10 दिन 11 दिन, वहां से मुझे ऐसा लगता है कि वहां बहुत ऊर्जा मिलती है। क्योंकि जी। हर बार हर साल ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति आएगा और मेरी पीठ थपथपा के बोलेगा कि बेटा, तुमने एक महीन सी डोर से हम सबको, क्योंकि वहां जो ऑडियंस होती है वो 10,000 होती है। तो 10,000 बेशक की बेशक, मैं ऑडियंस, समझ सकती हूँ तो कैसी 10 ऑडियंस होगी उनकी। तो 10,000 की ऑडियंस को बांध के रखना, क्योंकि हमारे वक्तव्य जो होते हैं कि रामलीला शुरू होने से पहले हम कई सारे प्रोग्राम करवाते हैं और उसी बीच में हम्म स्वागत। तो मैं काफी रामायण की बातें, राम जी की बातें लोगों के बीच में अच्छे साहित्य, अच्छा साहित्य परोसना। देखिए, बात हम्म तो कुछ भी कही जा सकती है, लेकिन अच्छा साहित्य परोसना। मैं कई बार बोलता हूँ कि फैल के जब दो भुजाएं सूर्य को लेती जकड़, विष ग्रहण का लेता पूरी पृथ्वी को जबरन पकड़, फिर भी पल भर बाद बस अंधकार छट जाना ही है, हो घना जितना अंधेरा प्रकाश तो आना ही है। और क्या बात। जीत से पहले कभी ना उत्सवों का मान है, हार का जो मुख हम्म, ना देखे वो भी क्या इंसान है। क्या बात। मृत प्रयासों को मगर फिर भी दफनाना ही है, होगा ना जितना अंधेरा प्रकाश तो आना ही है। तो क्या बात। जब आप इस तरह की साहित्यिक बातें करते हैं बड़े मंच में, तो लोगों का जुड़ाव मिलता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है। हर साल कोई एक बड़ा बुजुर्ग आएगा जो बोलेगा कि बेटा, तुमने आज लाज रख ली, तुमने आज भगवान राम के नाम की लाज रख ली, तुमने आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मंच का एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। हम्म, तो पिछले 8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ उसके साथ। साहित्यिक यात्रा खुद ही मेरी 5 साल की है, तो यानी उससे पहले 3 साल मैंने वहां पर दे दिए। तो बस इस प्रकार। बहुत अच्छी बात है आज के ऐसे समय में, जबकि आज के हमारे युवा छोटा रास्ता ढूंढ रहे हैं आगे बढ़ने का, तरक्की पाने का, इसके इसके लिए वो हाथ से फुहड़ता और गीतों को इधर उधर से उठाना, किसी का गीत किसी ने पढ़ना। तो ऐसे में जब आप राम की बात करते हैं, जब आप त्रेता की बात करते हैं, जब आप द्वापर की बात करते हैं, जब आप शहीदी की बात करते हैं, तो उसमें आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं फ्लॉप हो जाऊंगा या मुझे कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि जमाना उस तरफ भाग रहा है? तो आज के युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत सहज होकर ये वाली बात कहता हूँ, मैं फ्लॉप अभी भी हूँ। हम्म, मैं फ्लॉप अभी भी हूँ, क्योंकि आज जो हिट होने के जो मापदंड हैं, उन हम्म, हिट होने के मापदंड में तो मैं उतर ही नहीं सकता। मैं नहीं नहीं उतर कर सकते। सकता वो। मैं आज मुझे कई बार बहुत सारे लोग, मृत्युंजय जी हैं, राजपाल जी हैं, मेरा मित्र है यहाँ पे, कई बार बड़े बड़े लोग कहते हैं, यार आशीष, तुम इतने टैलेंटेड हो, फिर भी तुम मंचों हम्म पे इतना नहीं दिखते। तो हम्म मैं आज आज तक मैंने किसी महिला कवित्री के साथ फूहड़ बातें नहीं करी मंच पे। हम्म आज तक मैंने कभी, क्योंकि जब मेरा मानना है कि जब मैं कुछ कहूं या मैं जो कुछ लिखूं, उसमें अगर सौंदर्य की भी बात हो रही हो, अभी मैंने आपके सामने एक ऐसी गजल पढ़ी जिसमें नारी के बेशक। ऊपर बात हो रही थी, लेकिन उसमें नारी का तुष्टीकरण नहीं था, उसमें नारी नहीं का नहीं, ये नहीं था, मैंने कोई छिछोरी बात नहीं करी। और मैं वो बिल्कुल। भी अगर करता हूं, अगर मैं, तो वो भी बड़े मजाइये लहजे से करता हूं। तो मैं वो काम कभी कर नहीं सकता। मैं ऐसे किसी मंच पे जाके वहां पे किसी कवित्री के साथ कोई फूहड़ बातें, और मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या क्या सुना है, मेरे कान धोने का मन करता है उस समय। बेशक, मैं मैं एक समझ रही मैं आपको एक बार एक किस्सा बताऊं। साहित्यम के मंच पे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, दानिश मोहम्मद खान साहब, वो बैठे हूँ। हुए थे, और एक मेरे ही बुलाए हुए एक बहुत बड़े गेस्ट, बहुत बड़े कवि, उन्होंने हम्म उनके उनके सामने हम्म कुछ धर्म विरोधी बात कही, इस्लाम के खिलाफ हम्म, कुछ बात कही। जी मैंने जी उन्हें जी। उसी वक्त मंच से बोला। मैंने कहा, सर, साहित्य में इस बात की आपको इजाजत नहीं देता, और साहित्य हम्म अगर
मैं अगर जितना मैं हम परवीन शाकिर साहब को पढ़ते हैं, जो साहिबा हैं बेशक। पाकिस्तान की, इतनी जी जी। अच्छी उन्होंने शायरी करी है। घनश्याम की बेशक। बात करी है कि वो कैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, मैं आजाद भी कैसे होती कि जंजीर तेरे नाम की थी, कि हाँ, क्यों हवाएं छू जाती हैं यूं दुपट्टा मेरा, यूं सताने की आदत तो मेरे घनश्याम की थी। जब ऐसी हाँ, बातें पढ़ के आप अपने आप को बना रहे हो, पंडित रविंद्र जैन जी कहते हैं कि तुम अपने मन में मदीने की आरजू रखना, फिर उसका काम है हम्म। तुम्हारी आरजू की आबरू रखना। ये पंडित आप रविंद्र जैन जी के। बेशक तो बेशक बेशक। जब आप ऐसे माहौल से निकले हो तो आपको, तो आप फ्लॉप तो मैं पहले ही हूं, मैं तो आपके सामने ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं तो फ्लॉप हूं। तो अब जब आपके पास खोने को कुछ नहीं बचा, तो आपके पास जो है तो वो तो आप सहेज के रखेंगे। तो मेरे साथ भी बेशक। वही हुआ कि मैं आज भी सबको यही बोलता हूँ, जितने युवा हैं, जितने नए लिखने वाले हैं, कई बार बोलते हैं भैया आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, आप बोलते बहुत अच्छा है, हमें भी कुछ टिप्स दीजिए। मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि कुछ वो लिखो जो आज तक नहीं लिखा गया है। जिसको हम्म। देखिए, दो तीन चीजें आपका निर्धारित करती हैं काम। या तो आप कुछ नया लिख लें, अगर आप नया नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ लिखा जा चुका है, तो आप नया क्या लिखेंगे? तो आप पुराने चीज को नए तरीके से लिख लें। तरीके से करिए। और तीसरी चीज जो उसको निर्धारित करती है वो आपका कहने का तरीका, उसका तलफ्फुज क्या है। अगर आपने शाह को सा, जैसे शहर की जगह अगर आपने किसी गीत को गा रहे हैं और बहुत अच्छा गीत जा रहा है, आपने अचानक से बोल दिया मैं तेरे शहर में गुजरा था, तो वो अजीब सा लगता है बहुत सुनने में। बहुत होता है। तो बस मेरा इतना ही मानना है कि अगर आप ये तीन चीजें, कि या तो आप कुछ नया लिखिए, नया नहीं लिख रहे हैं, पुराना लिख रहे हैं तो नए तरीके से लिखिए। जैसे वो अभी मैंने आपको जो गीत सुनाया, वो उसमें नवीनता यही है कि उसमें बात वही पुरानी हो रही है, लेकिन नए तरीके से हो रही है। कि एक नहीं जो तरीके। आदमी है वो आज 30 साल पार करने के बाद वो क्या बातें करता है कि मैंने क्या क्या तुम्हारी चीजें सहेज के रखी हुई है, हम्म। बस वही है, उतनी सी तो ये बात है। सच्चा ख्याल है, ये सच्चा ख्याल है कि जब हम उम्र के एक पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, 35 क्रॉस करते हैं, तो हमें जब अपने कॉलेज के दोस्त मिलते हैं वो सब बातें याद आती हैं। तो हम उनको ऐसे ही फिर हल्के से गुदगुदाती हैं वो बातें। मतलब आपने ये गीत जो गुदगुदाने वाले तरीके से लिखा है, इसको, तो वो अच्छा था। तो चलिए, हमारा समय भी हो रहा है, बातें बहुत है, ये तो जी चलती रहेंगी। जाने से पहले हम जी आपका, जी। आपकी मुझसे आपका पसंदीदा कोई गजल गीत तक कुछ भी आप हमें सुनाएं, और हम वो जरूर सुनना चाहेंगे, जो आपकी इच्छा एक हो। एक नहीं, एक दो गजल मुक्तक की सुनाइए। श्रृंखला, जी नहीं, एक मुक्तक की श्रृंखला थी उसकी, कुछ जी। कुछ मुक्तक हैं, चार चार पंक्तियां कह के फिर उसके बाद अपनी वाणी साथ। को विराम देता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत मतलब मुझे, मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ कि शायद ये आपका करिश्मा है, शायद सोनम जी ऐसा की नहीं, वजह से आपका ही इतने करिश्मा सारे है। लोग जुड़े हुए हैं, मैं बहुत अभिभूतित हूँ। तो एक मुक्तक वही पुरानी इश्क की तरफ, कि एक पुरानी सी याद लौटी है, लाल जोड़े में शाद लौटी है। क्या शाद मतलब खुश होके। एक खुश। पुरानी सी याद लौटी है, लाल जोड़े में शाद लौटी है। हाँ। हाथ में लेके घर की मेहंदी, कितने फागुन के बाद दिलों से, लौटी क्या बात है। है, क्या बात, वाह। और इसी श्रृंखला का एक और मुक्तक यूं था कि थी गजल शेर हो गई अब तो। जब बहुत ओहो। सारे शेर मिलते हैं, जब अशार मिलते हैं, दोस्तों कितने कितने भार उतारे जाते हैं, कितने जी। कितने भार उतारे जाते हैं, तब जाके अशार उतारे जाते हैं। तो अरे चार जाते हैं। रात लगती हैं, चार रात लगती हैं एक एक मिसरे को, तब जाके दो चार उतारे जाते हैं। तो क्या बात है। जब जब बहुत सारे शेर मिल जाए तो गजल बनती है। तो आप मुक्तक सुनिएगा कि थी गजल शेर हो गई अब तो, हम्म। हाँ उलट फेर हो गई अब तो, वाह। मेरे कहने पे
तुम चली आती, हाँ मगर देर हो हो गई अब गई तो। तो। क्या बात, वाह। और इसी में, इसी लहजे का एक और मुक्तक था, मैं उसको कह के फिर हम बात को विराम देंगे कि वक्त लम्हात मांगने तो दे, हम्म। हाँ तेरा साथ मांगने तो दे, खूबसूरत। तुझको डोली में लेके जाता मैं, क्या बात। बस तेरा हाथ मांगने मांगो। क्या तो बात है, दे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो बस यही है, एक बातें बहुत सारी हैं करने को, कुछ बातें ऐसी रह जाती हैं। तो एक छोटी सी बात जो कहना चाहूंगा जरूर। कि हम जब इश्क वाली बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ और सबसे ये गुजारिश है कि हम जब भी कुछ भी इश्क मोहब्बत की बात करें, तो हम उससे उस तरह से पढ़ें कि कोई माँ भी सुन रही हो अपनी बेटी के साथ बैठ के, तो उसको असहज ना महसूस हो। जब वो, आप ये एक चीज समझ लेंगे, तो आपको वो कहने में आनंद आएगा। तो बेशक, बस बहुत इतनी अच्छी। सी बात है। साहित्य जो है बहुत बड़ा सागर है, उर्दू है, हिंदी है। और सच बताएं तो हिंदुस्तान के जिस हिस्से में हम रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, उर्दू और हिंदी के बीच की बहुत बारीक रेखा है। और ये रेखा जी। जो है, कि हम कई बार इधर से उधर करते हैं, तो भाषा जो है, भाषा की सहजता वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं चाहता हूँ, बहुत 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 अपनी अंदर से आप सबको धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर संचालन सोनम जी, और मुझे वाकई ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़े एंकर के साथ दूरदर्शन वगैरह किसी बड़े उसमें, क्योंकि आपका जो भाषा शैली है, जो आपकी सहजता है, जो चेहरे पे आपके जिस तरह से आप भावों के साथ सामने वाले को सहज बना देती हैं, ये अब बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है आपका कि बड़ा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बहुत कुछ सीखा है मैंने आज आपसे। अब मुझे ऐसा लगता है मैं हम बहुत सब। ज्यादा बोलता हूँ, तो थोड़ा ना बोलूं। नहीं, और ऐसा आप आपका बोलने का दिन था, आपको ही बोलना था। आपको सुनने के लिए ही हम सब यहाँ थे। तो अभी आप मोहब्बत की बात कर रहे थे कि सबके साथ सुने, तो मुझे भी अपना एक मुक्तक यूं याद आता है कि कुछ बिल्कुल। ऐसे कहा था कभी कि पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार। आहा। पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, नैना गिरवी रख दिए तकते ही एक बार। और क्या सोनम बात। पलकें बेच दे, सोनम पलकें बेच दे, बिके दाम बेदाम। पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम, पिया दरस के क्या वास्ते इन पलकों का क्या काम। और आप बात क्या कर बात। रहे थे आत्मसम्मान की और अपने आप को कहीं समझौता ना करने की। तो आप जैसे कवि के लिए, मुझ जैसी कवित्री के लिए, और जितने लोग सभी यहाँ जुड़े हैं, उन सब के लिए वो दिन हमारे पास जरूर आएगा। तब कहते हैं कि फितरत है मेरी सख्त मराहिल से गुजरना, दिल और किसी बात पे तैयार नहीं है। दुनिया की खुशी ऐशो तरफ तुमको मुबारक, दुनिया क्या की बात है। खुशी ऐशो तरफ तुमको मुबारक। सोनम भी किसी शय की तलबगार नहीं है, सोनम भी क्या किसी बात। शय की तलबगार नहीं है। तो मैं इसके साथ जितने भी लोग। आपने जी। आपने बस ये जो हाँ देखो। बात कही, मुझे इससे एक हाँ, छोटा सा एक मुक्तक याद आ गया, नहीं जरूर क्योंकि सर, जरूर हमारे पास है 5-4 मिनट, अपनी हम और सुन फितरत, सकते हाँ, हैं, कोई बात मैं अपनी फितरत को जो है वो कभी भी उसको मैं नीचे नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं। बेशक। मैं जो बात जो आप मतलब जो आपने कही, मैं बस उसको एक बात अपने अपने शब्दों में कुछ बांधना चाहता हूँ बेशक। कि बेशक। तेरे हर एक कर्म को वो गिना देता है, हम्म। तेरे हर एक कर्म को वो गिना देता है, वक्त गर चाहे तो ताजों को हिला देता है। बहुत बढ़िया। आज ऊपर है तू, आज ऊपर है तू, पर कल तुझे भी झुकना है। आज हम्म। ऊपर है तू, तो कल तुझे भी झुकना है। वक्त हर वक्त की तहजीब सिखा देता है। सिखा वक्त देता हर है, वक्त की जिंदाबाद। तहजीब वाह। सिखाता है। वक्त हर वक्त की तहजीब सिखा देता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बेहतरीन, बहुत शानदार कार्यक्रम, सुंदर शानदार संचालन, ऐसा राजपाल यादव जी कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सुरेंद्र श्रीवास्तव जी का शुक्रिया। चंचल शर्मा दी कह रही है सुना दो भैया, बहुत पहले आमने सामने सुना था एक आयोजन में आपको। तो क्या सुनना जी चाहती हैं आप, लिखकर क्लियर करें। कुछ अलग सुनना चाहती हैं तो। लक्ष्मी प्रसाद बदौनी जी, जनरल हेमांतु कमल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंदा जी, आपका नाम मैं हमेशा से गलत लेती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, माजरत चाहती हूँ। तो कुछ नाम गलत पढ़ने की मेरी आदत सी है। तो रश्मि अभया जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चंचल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नितिनजय कुमार जी बहुत भी बहुत लगातार जुड़े, सभी लोग अभी तक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलते मैं चलते हरी आप शुक्ला सभी, जी, हरी शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से मोहब्बत से आपने मुझे सुना। और सोनम जी, यू आर अ वंडरफुल होस्ट। आपके साथ रह के हमें बहुत आनंद मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी और। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।